आइए समझते हैं कि विलेनों के अंदर जो अणु संख्यक होते हैं उनके गुणधर्म के बारे में समझते हैं। देखिए, बिलियन के अंदर जो भी अणु होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे अणु संख्यक बोलेंगे। यानी कि किसी भी बिलियन के अंदर अणु जितने ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं या कम संख्या में उपस्थित होते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं अणु संख्या। अब उसके कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं किसको है। देखिए, अणु संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ मोलक्यूल्स, यानी कि किसी भी बिलियन के अंदर वो विलेय या विलायक के कितने अणु उपस्थित हैं ये हमको देखना है। तो बात ये कि इससे पहले मैंने राउंड के नियम में आपको बता दिया था कि किसी भी बिलियन के अंदर उपस्थित विलेय व विलायक के कणों की संख्या को हम लोग मान रहे थे मोल अंश के रूप में मान रहे थे। लेकिन अणु संख्या क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अणु संख्या किसी भी बिलियन का वह गुण होता है जो कि उस बिलियन के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अणु संख्या कहते हैं। बिलियन का वह गुण, बिलियन का वह गुण जो किसी बिलियन के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करता है, जिसे अणु संख्यक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणु संख्यक कहते हैं। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जब पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट आपके सामने है हिमांक का अवनमन। और चौथी पॉइंट है परासरण दाब। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले टॉपिक बनेगी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए, जब भी हम कोई विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में एक विलायक और एक अवाष्पशील पदार्थ, यानी जो विलायक है वो वाष्पशील पदार्थ होगा, जो विलेय मिलाएंगे वो अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। तो इसके अंदर यदि हम चर्चा करते हैं एक वाष्पशील पदार्थ की और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ का अर्थ होता है जिसको टेम्परेचर देने पर वो वाष्प के रूप में या भाप के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर पानी आ सकता है, दूध आ सकता है, एल्कोहल आ सकता है, तेल आ सकता है। लेकिन अवाष्पशील जो पदार्थ होता है, अवाष्पशील पदार्थ वे पदार्थ होता है जिनको टेम्परेचर देने पर यदि पानी के अंदर घुले हैं वो वाष्पित नहीं हो सकते हैं। इनको अवाष्पशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, ये सब आपके अवाष्पशील पदार्थ के अंदर आते हैं। तो हमारे सामने जो वाष्पशील पदार्थ है वो आपका पानी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, एल्कोहल,
उसी तरीके से अवाष्पशील पदार्थ के अंदर नमक, चीनी, ग्लूकोज इत्यादि, ये सभी आपके विलेय का काम करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपके विलायक का काम करेंगे, ये विलायक के रूप में होगा और ये सभी विलेय के रूप में होंगे। मैंने तीन एग्जाम्पल दोनों का लिया है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कोई विलयन है। उस विलयन में मैंने क्या किया, किसी पात्र में जल को केवल रख दिया है। अब जल के जितने भी अणु होते हैं वे अणु एक दूसरे अणुओं पे एक ऊर्जा लगाते हैं या दाब लगाते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी जो पानी के अणु हैं या जल के अणु हैं वो टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। पहला अणु देखिए इस तरीके से गति कर रहा है, धक्का दे रहा है, दूसरा यहाँ पे इस तरीके से कोई यहाँ पे धक्का दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके की गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। मतलब जितने भी विलायक द्रव्य पदार्थ हैं उनके अंदर उपस्थित जो कण होते हैं या अणु होते हैं वे हमेशा ब्राउनी गति करते रहते हैं, जिसको कहते हैं जिगजैग मोशन कहते हैं। तो उसको बोलेंगे जिगजैग मोशन। तो अब देखिए, ये आपके पास विलायक है और इस विलायक के रूप में आपका द्रव यानी जिसको हम बोलेंगे जल है। तो इस जल को हम लेते हैं विलायक के रूप में। अब इसके अंदर मैं किसी अवाष्पशील पदार्थ को डालता हूं, जैसे नमक की बात करते हैं तो नमक आपका विलेय का काम करेगा और ये एक अवाष्पशील पदार्थ है। और ये आपका विलायक जो द्रव यानी जल है ये आपका वाष्पशील पदार्थ का काम करेगा। जब इस नमक को इस द्रव्य विलायक यानी जल के अंदर डाला जाता है तो नमक के जो प्रत्येक कण होते हैं या अणु होते हैं वे इस जल के सभी अणुओं पे जो इसकी कंसंट्रेट होती है ये धीरे धीरे कम कर देते हैं। कहने का मतलब कि जब देखिए जिस समय कोई आपका अवाष्पशील पदार्थ इस विलयन में नहीं मिलाया गया था तो उस समय जो इसके वाष्प दाब था वो आपका तीव्र था। और जैसे ही मैंने किसी अवाष्पशील पदार्थ को इस विलयन जल के अंदर डाला विलायक के अंदर, वैसे ही इस जल के वाष्प बनने की जो दर है वो कम हो जाती है। बात यह है कि मान लेते हैं कि जो जल है वो गैस के रूप में बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में, और इसी गैसों का ऊपर निकलना और इस लेयरिंग पे या जल की सतह पे ऊपरी जो सतह है इस पे दाब लगाना, ये आपका कहलाता है वाष्प दाब। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये आपका वाष्प दाब है जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ऊपर से भी देखिए अब क्या कर रहा है, ऊपर से भी एक बल लग रहा है, ऊपर से जो दाब लगेगा वो दाब कहलाता है वायुमंडलीय दाब। तो इस द्रव के सतह पर जो ऊपर से दाब लगता है वो वायुमंडलीय दाब लगता है, और जो नीचे से गैसें निकल रही हैं वे इस सतह पर भी दाब लगाएंगे जिसको बोलेंगे वाष्प दाब कहते हैं। तो उस तरीके से मैंने क्या किया कि द्रवीय विलायक मैंने जल को लिया और उसके अंदर किसी अवाष्पशील नमक विलेय को मैंने घोला, तब देखा कि जो वाष्प दाब था वो उसके मान में कमी आ रही है। तो बात यह है, हमने ये चीज सीखा कि जिस समय किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया था जल के अंदर उस समय जो अणुओं की संख्या थी जल की वो ज्यादा थी, और उस समय भी मिलाने के बाद अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि नमक के अणुओं की संख्या और जल के अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। अब क्या बात है कि जो नमक के अणु होते हैं या कण होते हैं वे जल के अणुओं पे धक्का देने का काम करते हैं, यानी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, तीव्र करने का काम करते हैं। यानी जो नमक के प्रत्येक कण होते हैं उसके ऊपर जल का प्रत्येक जो अणु होता है वो धक्का दे करके उसको गलाने या आयनित करने का काम करता है।
तो ये आपका है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इसमें हम ये समझते हैं कि सबसे पहले विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक का वाष्प दाब, मैं मान लेता हूं कि जो विलायक का वाष्प दाब है वो है P, और विलयन का वाष्प दाब मैं मानता हूं, विलयन का वाष्प दाब PS है, या इसको विलेय का भी वाष्प दाब कह सकते हैं। तो जो हमारे पास वाष्प दाब का अवनमन निकल कर आएगा वो आएगा पूरे विलायक के वाष्प दाब में से विलयन यानी विलेय के वाष्प दाब को कम किया जाता है, तो ये आपके सामने आएगा वाष्प दाब का अवनमन। ये निकल करके आता है वाष्प दाब का अवनमन। उसी तरीके से यदि आपसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वो होगा आपके वाष्प दाब का जो अवनमन है वो बटा होगा विलायक का वाष्प दाब। यहां से आपको निकल के आएगा वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बटा के विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ये आपका निकल करके आ रहा है। ये टोटल आपको निकल के कितना आएगा, वाष्प दाब का जो अवनमन है वो आपका P माइनस PS है, वो बटा हो जाता आपका विलायक का वाष्प दाब P है, तो इसको हम P रखते हैं। यानी हमारा जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो आपका P माइनस PS बटे के P निकल करके आता है। अब यदि मान लेते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार शुद्ध विलायक के अंदर अंदर किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, घुलने पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वह उस विलयन के अंदर अंदर उपस्थित मोल प्रभास के बराबर होता है। तो जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो है आपका P माइनस PS बटा P है, बराबर जो आपका उस विलयन के अंदर उपस्थित मोल प्रभास जो होगा वो आपका कहलाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, या कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस का कैपिटल N मिलेगा। ये आपका जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो आपका P माइनस का PS बटे P है। उसी तरीके से किसी भी विलयन के अंदर, यानी जो विलयन यहाँ पे लिया गया है राउल्ट के नियम के अनुसार, उसमें उपस्थित जो विलेय और विलायक के मोल अंश है उसके क्या होगा, उसके बराबर होगा। भाई समझते हैं, जो मोल प्रभाव होगा उसके बराबर, यानी स्मॉल n बाई में स्मॉल n प्लस का कैपिटल N, जो स्मॉल n है ये काम कर रहा है विलेय के मोल अंश, उसी तरीके से जो कैपिटल आपका n है वो विलायक के मोल अंश का काम कर रहा है। बात यह है तो विलेय के मोल अंश बटा के
विलेय का मोलंस प्लस का विलायक का मोलंस, यानी पूरे विलयन का मोलंस की बात की जा रही है। उसी तरीके से मैं विलायक के मोलंस की बात करता हूँ, तो उस विलयन के अंदर उपस्थित विलेय और विलायक मोलंस के जो संख्या है उसके योग के जो आपका विलायक का मोलंस है उसके अनुपात को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर हो रहा है। तो ये मैंने देखा कि ये सारी चीजें आपकी बराबर होनी। अब मान लेता हूं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलस नगण्य हो, तो किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलस नगण्य हो तो नगण्य शब्द का अर्थ है कि किसी शुद्ध विलायक के अंदर जो विलेय मिलाया जा रहा है बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उस समय क्या होगा, जो आपका पी निकल के आ रहा है पी माइनस पी एस बटे पी बराबर ये आपका एन स्मॉल एन कैपिटल एन केवल कैपिटल एन के बराबर हो जाता है, क्योंकि कैपिटल एन को मैंने विलायक माना है, विलायक मोलस, जबकि जो एन स्मॉल एन है वो विलेय है, विलेय बहुत कम है। तो इस कंडीशन में आपका ऊपर विलेय के मोलस हटा के पूरे बिलियन में केवल दिखेगा कौन, विलायक का मोलस, ये आपको निकल करके आएगा इसके बराबर, यानी टी माइनस पी एस बाई पी इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन निकल करके आएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरी जो टॉपिक हमारी है, पहली तो खत्म हो गई, दूसरी टॉपिक हमारी है क्वथनांक में उन्नयन। चलिए इसको समझते हैं। दूसरी जो हमारी टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। देखिए अब क्वथनांक में उन्नयन शब्द का क्या अर्थ होता है, जहां भी उन्नयन शब्द आता है इसका मतलब होता है वृद्धि होना, और इस क्वथनांक शब्द का अर्थ होता है क्वथन प्लस अंक, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई द्रवीय पदार्थ उबलने लगता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वथनांक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो क्वथनांक को लिखेंगे हम क्वथन प्लस का अंक। अंक शब्द का अर्थ होता है किसी ताप से, जबकि क्वथन शब्द का अर्थ होता है केवल उबलना, या हम इसको बोल सकते हैं खौलना। देखिए सभी द्रव्य पदार्थ का जो क्वथनांक पॉइंट होती है बॉइलिंग पॉइंट वो अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। देखिए इसको कैसे समझेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर जब किसी वैद्युत अनप घट्टे को यानी विलेय वैद्युत अनप घट्टे को मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के अंदर यानी उसके मान में क्या होता है, वृद्धि होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन। तो साफ साफ समझते हैं, यहाँ से हमारे पास कोई विलयन है, यहाँ पे मैंने लिया है जल को, ये जल है और ये जल आपका विलायक का काम कर रहा है। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि विलेय वैद्युत अनप घट्टे को मिलाता हूं। वैद्युत अनप घट्टे का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तो वैद्युत अनप घट्टे किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है, जिसमें ले लेता हूं मैं जैसे NH2 CONH2, यानी हम कह सकते हैं यहां से यूरिया या नमक या ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तो इनको इस जल के अंदर मिलाने पर वैद्युत अनप घट्टे यानी ये वैद्युत अनप घट्टे पदार्थ है। तो बात क्या है, जब डेफिनेशन देखते हैं,
जब किसी विलायक के अंदर विलेय वैद्युत अनपघट्य को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब इसे प्रदर्शित करने की बात आती है तो डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। बी मतलब हो जाएगा बॉइलिंग, टी मतलब हो जाएगा टेम्परेचर। ये होगा आपका प्रदर्शित इससे। और डेल्टा जो टीवी होगा वो होता है 1000 ml में जो केवी होगा वो। और बी का मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट आती है यानी क्वथनांक में उन्नयन देखेंगे तो केवी लगाएंगे, जब हिमांक में अनुमान लेकर आएंगे तो केएफ लगाएंगे। तो 1000 गुणे केवी गुणे का स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब ये जो केवी है ये आपका उन्नयन स्थिरांक है, इसको हम मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। और ये जो है आपका स्मॉल डब्ल्यू उसको बोलेंगे विलेय का भार। डब्ल्यू मतलब वेट। अब ये विलेय का अणु भार है, इसका विलेय का अणु भार। अब जो कैपिटल डब्ल्यू आपको दिख रहा है ये विलायक का भार है, जैसे जल का। ये आपको निकल करके आता है डेल्टा टी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू निकल करके आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमांक का अवलंबन, यानी हिमांक का अवलंबन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो तीसरी टॉपिक हमारी क्या है, हिमांक का अवनमन। अब देखिए हिमांक शब्द का अर्थ होता है हिम प्लस अन, यानी ऐसा कोई द्रव्य पदार्थ जो कि किसी टेम्परेचर पॉइंट पे वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं, यानी फ्रीजिंग, या जिसको जमना कह सकते हैं। तो इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं या जमना कहते हैं, या द्रव से ठोस के रूप में होना कहते हैं। ये क्रिया जमना कहलाती है। अब बात यह है कि अवनमन शब्द का अर्थ क्या होता है। अवनमन शब्द का अर्थ होता है उसके मान में कमी का होना, यानी ये कमी को प्रदर्शित करता है या कराता है। तो आइए फिगर से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिलियन बना रहे हो, उस बिलियन में आप पहले जल ले लो, ये जल है, और जल हमेशा विलायक का काम करेगा। ये जल विलायक का काम कर रहा है, इसके अंदर वैद्युत अनपघट्य को मिलाया जा रहा है। वैद्युत अनपघट्य ये विलेय का काम करेगा, जिसमें मैंने ग्लूकोज को लिया, चीनी को लिया या यूरिया को लिया, कोई एक ले लीजिए। और इसके अंदर जब आप मिलाते हो तो मिलाने पर क्या अपघट्य पदार्थ है, वो है ग्लूकोज, चीनी और यूरिया है। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिन्हें वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि हिमांक का अवनमन की परिभाषा को समझते हैं। यहां हमारी परिभाषा हो जाएगी, जब किसी विलायक
जब किसी विलायक में वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी का आना यानी कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। और अवनमन शब्द का अर्थ क्या होता है? उसके मान में कमी का आना है, गिरना। अब हम बात करते हैं कि इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आएगा प्रदर्शित करने की भी बात आती है, इनको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ से तो प्रदर्शित किया जाएगा, और डेल्टा जो टीएफ होगा वो बराबर होता है 1000 ml में आपका केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जहां पे हम बात करते हैं कि केएफ क्या है, ये केएफ आपका उस विलयन में उपस्थित जो मोलर हिमांक का अनुमान है वो है। जो स्मॉल डब्ल्यू है वो उस विलयन के अंदर विलेय के भार है, स्मॉल एम विलेय का अणु भार है, जबकि कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। तो आइए इसको समझते हैं। आपके पास जो केएफ है वो केएफ मोलर हिमांक स्थिरांक है, जबकि स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणु भार, जो कैपिटल डब्ल्यू है वो विलायक का भार है। ये आपको रिलेशन मिलता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 गुणे केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बट इंटू आपका मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू।